हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 16 का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं। पार्ट सेकंड में अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और पार्ट फर्स्ट में अपन ने क्या किया था, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करने से पहले अपन दो टॉपिक के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पीपीएल, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो देखो, जनरली जो लाइट होती है किसी भी सोर्स से निकलती है, उसके जो फील्ड वेक्टर होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं किसकी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लाइट जाती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। लेकिन उनके वाइब्रेशन की जो प्लेन होते हैं वो हर तरफ होते हैं, मतलब इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। और ऐसी जो लाइट होगी उसे क्या कहेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट। जब इस अनपोलराइज्ड लाइट को अपन निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो उसके जो वाइब्रेशन होते हैं एक पर्टिकुलर प्लेन में रह जाते हैं। और अब ये लाइट क्या कहलाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका ऐसे अच्छे से डिस्क्रिप्शन आपने फिजिक्स में किया होगा, जो आपके वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है उसमें, ठीक है। तो अनपोलराइज्ड लाइट को जब अपन निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो वो कैसी बन जाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये अपने अभी काम आएगी, ठीक है। एक और चीज, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होते हैं, जितने भी आइसोमर बनते हैं, चाहे वो जियोमेट्रिक के हो चाहे ऑप्टिकल के हो, एक बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया जा सकता है कि क्या वो आइसोमर जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेज है या नहीं। अगर ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उन्हें कहते हैं इनेंशियोमर। क्या कहते हैं, इनेंशियोमर। और ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, डाइस्टीरियोमर, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन याद रखना। एग्जाम्पल अभी अपन थोड़ी देर बाद में आगे करने वाले हैं, तो आप देख लेना वहां पर, ठीक है। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो देखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, टू कंपाउंड विच हैव सिमिलर केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इवन उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी। डिफर किस चीज में करेंगे कि वो पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड्स में बिहेवियर कैसा शो करते हैं, सिर्फ वो डिफरेंट होगा। एक जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा उस पीपीएल के प्लेन को, और एक एंटी क्लॉकवाइज। बाकी उनकी सारी चीजें सेम होती है। ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, ऐसे आइसोमर्स को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये दोनों आइसोमर एक दूसरे की क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। और क्योंकि ये मिरर इमेज होंगे इसलिए इनको क्या कहेंगे, इनेंशियोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, इनेंशियोमर कहेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, एक होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होते हैं लेवो रोटेटरी। इससे पहले अपन समझते हैं। देखो, ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, इसे निकोल प्रिज्म से पास किया और पास करने पर ये जो आई ये क्या हो गई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जिस सॉल्यूशन को चेक करना है उस सॉल्यूशन को अपन इसमें फिल कर लेते हैं और इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं। तो क्या हो सकता है, सबसे पहले तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे कैसे ही रह गई, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये कैसा हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा क्या केस हो सकता है, वो या तो इसे क्लॉकवाइज रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों फॉर्म क्या कहलाएगी, ऑप्टिकल एक्टिव। तो जो पीपीएल के टुवर्ड्स में बिहेवियर शो करता है, मतलब उसका रोटेशन चेंज करता है, उसे अपन कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिव। और जो नहीं करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होंगे उनमें दो कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस एक क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उसे अपन कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसे स्मॉल डी से डिनोट करेंगे या प्लस साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा उसे अपन एल फॉर्म, लेवो रोटेटरी या माइनस फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सा, ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समझते हैं पोलरीमीटर या पोलरिटी क्या होती है। तो देखो, ये एक डिवाइस है जिससे अपन क्या मेजर कर सकते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन मेजर कर सकते हैं। अभी अपन ने देखा है कि पीपीएल को अपन किसी ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो वो उसको या तो क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है या एंटी क्लॉकवाइज। पर वो कितना एंगल से रोटेट करवा रहा है ये अपन कैसे मेजर करें, तो वो जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसे क्या कहते हैं, पोलरीमीटर। और इस डिवाइस के क्या कंपोनेंट होते हैं वो जो आप सामने डायग्राम में देख पा रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट लेते हैं और इस अनपोलराइज्ड लाइट को अपन क्या करते हैं, निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं। तो ये क्या बन जाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर जिस सॉल्यूशन को चेक करना है उसे अपन ने यहाँ ट्यूब में फिल कर रखा है।
इसमें से पास करते हैं तो तीन हो सकते हैं, या तो इसके वो प्लेन ऐसे कैसे ही रहे, या फिर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए। और अगर ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है तो ये कितने एंगल से रोटेट हो रही है ये देखने के लिए यहां पर एक और निकोल प्रिज्म लेते हैं और फिर उससे अपन ऑब्जर्व करते हैं। दो निकोल प्रिज्म यहां यूज हो रहे हैं। एक निकोल प्रिज्म जो है सोर्स ऑफ लाइट के आगे रखा हुआ है, और अपन ऐसे समझ सकते हैं सैंपल और अनपोलराइज लाइट के बीच में रखा हुआ है। इसे अपन कहेंगे पोलराइजर, क्योंकि ये अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है। और दूसरा निकोल प्रिज्म जो है वो अपन ने जो पास हो रही है लाइट उसको देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए यूज किया, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, एनालाइजर कहते हैं। तो बेसिकली पोलरीमीटर एक डिवाइस है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन, भाई कि कितने एंगल से ये क्या कर रहा है, रोटेट करवा रहा है, वो अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक रोटेशन। ये समझने से पहले ये देखते हैं कि इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखो, जब अपन पोलरीमीटर से ये चेक करते हैं कि भाई इसने कितना रोटेशन करवाया, बोले तो थीटा मेजर कर लेते हैं। तो अगर अपन को कोई पूछे कि कोई भाई कितना ऑप्टिकल एक्टिव है, तो एकदम सिंपल सा आंसर होगा कि भाई वो जितना ज्यादा रोटेट करवाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। लेकिन ये सही नहीं है। उस सॉल्यूशन जिसमें आपने चेक किया है उसमें कंसंट्रेशन क्या है, क्योंकि अगर ज्यादा कंसंट्रेट लेंगे तो ज्यादा रोटेशन होगा। जो आपने ट्यूब में से आप पास करवा रहे हो वो ट्यूब की लेंथ क्या है। जब आपने ये चेक किया था एंगल, तो टेम्परेचर क्या थी, जो लाइट आप पास करा रहे हो उसकी वेवलेंथ क्या है। इन सारे फैक्टर से थीटा चेंज हो सकता है। तो अपन दो अलग अलग चीजों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, कंपेयर करने के लिए सारे पैरामीटर क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड। तो स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो एक ऐसा ही रोटेशन मेजरमेंट है। देखो इसमें क्या करते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन कॉज्ड बाय, जो भी सॉल्यूशन है किसी भी चीज का, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फिक्स कर दी कि भाई 1 ml में 1 ग्राम डिसॉल्व किया हुआ होना चाहिए। जो वो पोलरीमीटर ट्यूब की लेंथ है वो 1 डेसीमीटर होनी चाहिए, और एक ही टेम्परेचर पे चेक करेंगे और एक ही तरह की वेवलेंथ वाली लाइट से चेक करेंगे। अब जो थीटा आएगा उसे अपन क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन। बोले तो अपन क्या कर रहे हैं, थीटा या रोटेशन मेजर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट से, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंगल मेजर करेंगे और उसे क्या करेंगे, यूनिट पे निकालनी है अपन को, इसलिए उसमें पोलरीमीटर की जो लेंथ है उससे डिवाइड कर देंगे और जो भी कंसंट्रेशन ले रखी है उससे भी डिवाइड कर देंगे। तो अल्फा पर यूनिट लेंथ पर यूनिट कंसंट्रेशन पे निकल जाएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट लिया है वो एक ही है। अब जो अल्फा आएगा उसे अपन क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन। अब अगर कोई दो अलग अलग सॉल्यूशन है और उनके अपन ने स्पेसिफिक रोटेशन मेजर कर रखे हैं, तो जिसका स्पेसिफिक रोटेशन ज्यादा आएगा वो ज्यादा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। एक और डेफिनेशन आती है मॉलिक्यूलर रोटेशन। अगर मैं स्पेसिफिक रोटेशन को उसी चीज के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो वैल्यू आएगी उसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर रोटेशन। एकदम सिंपल। नेक्स्ट लेते हैं, हाउ टू नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब ये कैसे पता चलेगा कि वो जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। एक तरीका तो क्या है कि अपन उसको कंपाउंड को क्या करें, पॉलीरीमीटर ट्यूब में फिल करें, उसमें से पीपीएल पास करें और पास करके देखें कि वो रोटेट करवा रहा है या नहीं करवा रहा। क्या अपन सिर्फ कंपाउंड के फॉर्मूले को देखकर, उसका स्ट्रक्चर देखकर बता सकते हैं क्या? तो वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो दो ऐसी चीजें हैं जिससे बताई जा सकती है। अगर उस कंपाउंड में किरेलिटी है या उस कंपाउंड में एसिमेट्रिकनेस है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब ये टॉपिक क्या है वो अपन 1 by 1 देखते हैं। तो पहला देखते हैं किरेलिटी। तो किरेलिटी देखो एक वर्ड से मिलकर बना जिसका मतलब होता है किर, और इसको कहते हैं हैंड। जैसे अपने हैंड जो होते हैं, जैसे सपोज करो कि ये अपना हाथ जो है, अगर मैं इसको मिरर में देखूंगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, मतलब ये एक दूसरे के ऐसे मिरर इमेज होंगे। अब मैं इसको अगर इसके ऊपर रखता हूं तो क्या ये इसको सुपर इंपोज कर रहा है क्या? आंसर है नहीं। तो ऐसी दो चीजें जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो लेकिन सुपर इंपोज ना करे, इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं, किरेलिटी कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट सुपर इंपोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज नॉन एज किरेल, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, किरेलिटी। और ये वर्ड कहां से आया, किर वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, हैंड होता है। द कार्बन विच हैव 4 डिफरेंट वैलेंसी। अब
sp3 कार्बन होना चाहिए। जब भी sp3 कार्बन होगा तो उसमें क्या होगी, 4 वैलेंसी, बोले तो 4 जने जुड़े होंगे। अगर वो चारों ही वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई है तो वो किरेल कार्बन कहलाएगा और वो जो कंपाउंड होगा वो किरेलिटी शो करेगा। ठीक है, तो द कार्बन विच हैव 4 डिफरेंट वैलेंसी, मतलब 4 वैलेंसी चारों ही अलग अलग ग्रुप से होनी चाहिए, नॉन एज किरेल कार्बन या स्टीरियोजेनिक कार्बन। और ऐसा कंपाउंड जिसमें एक किरेल कार्बन है, एक, वो हमेशा ही क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। जैसे कि ये देखो, अब जिसमें इसमें कार्बन है, एक वैलेंसी COH से, एक OH से, एक CH3 से, एक H से, चारों से अलग अलग है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखूंगा तो इसको अगर ऐसे कैसे उठाकर इसके ऊपर रखूं तो सुपर इंपोज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है, किरेलिटी शो कर रहा है और ये ऑप्टिकल एक्टिव है। तो अगर मैं कोई कंपाउंड देखूं और उसमें एक किरेल कार्बन हो, ध्यान दे मेरे एक पे फोकस करें, अगर सिर्फ एक किरेल कार्बन हो तो वो पक्का 100% क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है, अगर एक से ज्यादा किरेल कार्बन है, बोले तो 2 है, तो हो भी सकता है और नहीं भी, उसे अभी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन एक किरेल कार्बन है तो वो पक्का क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ये एग्जांपल जो है वो लैक्टिक एसिड का है। अगर एक से ज्यादा किरेल कार्बन है तब तो किरेलिटी से अपन नहीं डिसाइड कर पा रहे, तो फिर अपन कुछ और चीजें देखेंगे, वो है अपने सिमेट्रिक एलिमेंट। 3 तरह के सिमेट्रिक एलिमेंट होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी इन्हें 1 बाय 1 देखेंगे। अगर ये तीनों ही एब्सेंट है, अगर ये तीनों ही एब्सेंट है तो वो कहलाएगा एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, और अब वो क्या होगा, पक्का ही क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकल क्या कहलाएगा, इनएक्टिव कहलाएगा, क्योंकि वो सिमेट्रिक कहलाएगा, क्योंकि उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। तो इससे अपन क्या समझे कि अगर एक कंपाउंड है और उसमें सिर्फ एक किरेल कार्बन है तो देख लो कि उसमें किरेल कार्बन मिल रहा है, एक ही मिलना चाहिए, तब तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर एक से ज्यादा किरेल कार्बन है तो फिर क्या चेक करेंगे, इन तीनों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को चेक करेंगे। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और अगर एक है तो वो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब ये तीनों क्या है, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। मतलब अभी अपन ने देखा था कि 3 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में इन तीनों में से कोई एक है तो वो मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और अगर वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा तो फिर वो ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए ये जो तीनों अपन करने वाले हैं अभी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, वो तीनों ही एब्सेंट होनी चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं। जो आपको फर्स्ट 2 दिख रही है यही सबसे ज्यादा यूज की जाती है, इसको शॉर्ट में कहते हैं POS और इसको कहते हैं COS, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ये एक इमेजिनरी प्लेन है जो किसी भी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करे। तो अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें से कहीं से भी एक ऐसा प्लेन तुम पास कर सको जो उस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती हो, तो अपन कहेंगे कि उसमें क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा और ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव। जैसा कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये मीजो टार्ट्रिक एसिड का है। इसमें अगर मैं यहाँ से लाइन पास करूँ तो देखो ऊपर वाली चीज में और नीचे वाली चीज हूबहू सेम है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब सपोज करो कि यहाँ पर ये नहीं होता और मैं यहाँ पर CH3 लिख दूं, क्या अब ये वाला प्लेन इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, आंसर है नहीं। तो अपन कहेंगे कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पहली एलिमेंट ऑफ सिमेट्री थी। दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसे ये बेंजीन है, इसका वो सेंटर है जिससे अगर मैं दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस पे जाऊं तो एक जैसा ही एटम मिलेगा। मतलब यहां से जितना दूर जाने पर यहां पर कार्बन मिलेगा तो उतनी ही दूर जाने पर यहां पर भी कार्बन मिलेगा। तो ऐसा सेंटर जो है वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। फिर भली मैं इस तरफ जाऊं, इस तरफ जाऊं, इस तरफ जाऊं या किसी भी तरफ जाऊं, तो एन इमेजिनरी पॉइंट विद इन अ मॉलिक्यूल थ्रू विच इफ वी ड्रॉ अ लाइन वी गेट सेम एटम एट सेम डिस्टेंस। एक जैसे एटम एक जैसी डिस्टेंस पे मिलते हैं।
जैसे कि ये इथीन, इथीन में अगर ये मैं मान लेता हूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर इतनी डिस्टेंस पे जाता हूँ यहाँ एच है, उतनी डिस्टेंस पे यहाँ जाने पर भी एच है, इधर से जितनी डिस्टेंस पे जाने पे नीचे सी है, उतनी डिस्टेंस पे जाने पे ऊपर भी सी है, जितनी डिस्टेंस जाने पर एच है, उतनी डिस्टेंस जाने पर एच है। तो ये जो सेंटर है ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और इन्हीं सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से बेंजीन और इथीन दोनों ही क्या होंगे, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होंगे और ऑप्टिकली कैसे होंगे, इनएक्टिव होंगे। कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट है अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो क्या होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इफ अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय अ एंगल, जितना भी एंगल होगा उसे अपन 360 अपॉन एन के इक्वल में रखेंगे, अभी अपन देखते हैं क्यों। अबाउट एन इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू इट, मतलब एक एक्सिस मान लेंगे, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है और इसमें से एक अपन एक्सिस लेते हैं और इस मॉलिक्यूल को रोटेट करवाना। आप कितने डिग्री से रोटेट करवाना है वो देखिएगा आप, और इतने डिग्री से रोटेट कराना है कि मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू अ सेकंड मॉलिक्यूल, और वो आइडेंटिकल होना चाहिए किसी भी ओरिएंटेशन में। जैसे सपोज करो कि ये ऑक्सीजन है और ये क्या थे, हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ठीक है। इसको मैं लेबलिंग कर रहा हूँ, ये 1 कर देता हूँ, ये 2 कर देता हूँ, और ये वाली मैं क्या करता हूँ, एक क्या करता हूँ, एक्सिस लेता हूँ और इसको रोटेट करवाता हूँ, और इसको मैं रोटेट करवाता हूँ 180 डिग्री से। जैसे ही 180 डिग्री से रोटेट कराऊंगा तो क्या होगा, H2 वाला, ये दूसरा वाला H था वो यहाँ आ जाएगा और पहला वाला H यहाँ आ जाएगा। अब ये तो अपन ने सबस्क्रिप्ट लिखी, अगर ये नहीं लिखता तो यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, और पहले भी तो यही H और यही H था। मतलब रोटेट करवाने के बाद जो नई चीज मिली है वो पहले वाली चीज के जैसे ही है। तो ऐसी आइडेंटिकल चीज होने पर अपन कहेंगे कि इस एलिमेंट में क्या है, इस कंपाउंड में क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के साथ अपन को हमेशा लिखना है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने फोल्ड की है। तो ये करने के लिए देखो अपन ने जितने डिग्री से रोटेट करवाया, जैसे इस केस में अपन ने कितने से कराया था, 180 डिग्री से, उसको अपन 360 अपॉन एन के इक्वल रख देंगे। इसीलिए अपन ने डेफिनेशन में लिखा कि 360 अपॉन एन रोटेशन करवाया। अब ये एन इधर लेके चला जाता हूं तो 360 अपॉन 180 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जो वाटर में जो H2O में प्रेजेंट थी उसे कहेंगे 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसे C2 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर ऐसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो वो मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे NH3, ये अपन एक्सिस ले लेते हैं और इसको अपन क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। तो अगर अपन 120 डिग्री से जब रोटेट कराएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन इसकी जगह पर आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन उसकी जगह पर आ जाएगा, इसकी और ये इसकी, ठीक है, एक दूसरे की जगह पर आ जाएंगे। तो कितने से रोटेशन करवाना है, 120 डिग्री से। अगेन अपन इसको 360 अपॉन एन के इक्वल रखेंगे तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो ये 3 फोल्ड सिमेट्री कहलाएगी, इसे C3 भी कह सकते हैं। एक हमेशा याद रखना है कि अपन को 360 डिग्री से रोटेट नहीं करवाना है, उस पर तो आ ही जाएगा वापस। और 360 डिग्री से रोटेट करवाता तो ध्यान से देखना, 360 डिग्री रोटेशन अपॉन 360 अपॉन एन, और कितने से रोटेट करवाने को नहीं बोल रहा मैं, 360 से। अगर ये होता तो एन की वैल्यू कितनी होती, 1। इसे 1 फोल्ड सिमेट्री या C1 सिमेट्री कहते हैं। तो C1 सिमेट्री को नहीं काउंट करना है, 360 रोटेशन वाला केस नहीं लेना है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, if any one of these element of symmetry is present then element is symmetric, otherwise, और वो symmetric होगा और optically कैसा होगा, inactive, otherwise वो क्या होगा, optically active। मतलब optical active होने के लिए उसमें से POS नहीं होना चाहिए, उसमें COS नहीं होना चाहिए, उसमें axis of symmetry भी नहीं होनी चाहिए। एक चीज मैं यहाँ क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये तो आपकी बुक का डिस्क्रिप्शन था, वैसे बहुत सारी बुक ये कहती है कि अगर किसी एलिमेंट में, अगर किसी कंपाउंड में POS नहीं है और COS नहीं है, ये काफ़ी है ये करने के लिए कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। चाहे उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, पर अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो अभी उसे अपन क्या समझेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव ही समझेंगे। और ये दो को ही चेक करना कहलाता है डिससिमेट्री। क्या कहलाता है, डिससिमेट्री। अगर किसी कंपाउंड में POS नहीं है, COS नहीं है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो उसे अपन कहेंगे डिससिमेट्री, और वो भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ऐसे आपको करवाया जाता है कंपटीशन वगैरह में, लेकिन अपनी बुक में लिखा हुआ है कि ये तीनों ही नहीं होने पर ही क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा, सॉरी एक्टिव कहलाएगा। अगर इनमें से एक भी प्रेजेंट है तो वो सिमेट्री कहलाएगा और फिर ऑप्टिकली वो कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा।
ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, तो आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेते हैं कंपाउंड्स विथ 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर या 2 किरेल कार्बन है। तो देखो मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर एक कंपाउंड में सिर्फ एक किरेल कार्बन है तो वो हमेशा ही क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर 2 किरेल कार्बन है तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अपन चेक करते हैं पहले। अब 2 किरेल कार्बन है तो ऐसे हो सकते हैं दोनों किरेल कार्बन आइडेंटिकल हो, और ऐसे भी हो सकते हैं दोनों किरेल कार्बन अलग अलग हो। तो पहले अपन लेते हैं जिसमें दोनों किरेल कार्बन क्या है, अलग अलग है। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज समझा देते हैं कि अगर आपको पूछे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे किसी गिवन कंपाउंड में, तो ये देखना है कि उसमें किरेल सेंटर कितने, किरेल कार्बन कितने। जैसे उसमें एक किरेल कार्बन हो तो 2 की पावर 1 कर देना है। 2 की पावर 1 करेंगे तो कितने बन जाएंगे, 2 ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएंगे, एक डी और एक एल। अगर उसमें 2 किरेल कार्बन है, जैसा कि अपन इस टॉपिक में करने वाले, तो 2 की पावर 2 कितने बनेंगे, 4 आइसोमर। अब वो 4 कौन से बनेंगे ये भी अपन को समझना है। एक चीज तो अपन को ये सीखनी है कि टोटल आइसोमर कितने बनते हैं, वो अपन समझ गए, ऑप्टिकल आइसोमर की बात कर रहे हैं। एक देखो आगे थ्रियो और इरिथ्रो आइसोमर, 2 वर्ड यूज करेंगे। तो ये वर्ड जो है वो बेसिकली 2 सुगर से आए। एक सुगर होती है इरिथ्रो सुगर और एक होती है थ्रियो सुगर। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इरिथ्रो सुगर में दोनों OH जो है वो एक तरफ है, दोनों H एक तरफ है। जबकि थ्रियोज में एक में OH इधर, एक में OH इधर, एक में H इधर, एक में H इधर। तो अगर इन दोनों के हिसाब से ही मैं कंपेयर करूं और कोई ऐसे 2 किरेल सेंटर वाला कोई कंपाउंड हो और उसमें जो किरेल सेंटर पे ये जो ग्रुप जुड़े हुए आइडेंटिकल, अगर वो एक तरफ है तो उसे मैं इरिथ्रो आइसोमर कहूंगा, और अगर अलग अलग तरफ है तो उसे मैं थ्रियो कहूंगा। जैसे मान लो मैं एक बनाता हूं, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3, फिर ये C और ये C, और मान लो मैं यहाँ लगाता हूँ COH, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ OH, और यहाँ पे भी लगाता हूँ OH। तो ये दोनों किरेल कार्बन थे, इन दोनों पे आइडेंटिकल ग्रुप एक तरफ है, दूसरी तरफ आइडेंटिकल ग्रुप एक तरफ है। तो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, जो भी कंपाउंड होगा उसका इरिथ्रो फॉर्म कहलाएगा। और मैं ऐसा नहीं करता इधर OH जोड़ता और इधर क्या जोड़ता है, H जोड़ता, तो फिर ये कौन सा कहलाता, थ्रियो फॉर्म कहलाता। तो अभी अपन ने टॉपिक नहीं किया है ये, उससे पहले अपन ने 2 चीजें समझी है कि एक तो ये 2 किरेल कार्बन वाले हैं तो टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, 4, और इनमें आइसोमर जो बनेंगे उन्हें अपन इरिथ्रो और थ्रियो नाम देंगे। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। तो देखो ब्यूटेनोइक एसिड है बोले तो टोटल कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे और COH। 2 3 है तो इसका मतलब 2 पे और 3 पे क्या लगाना है, क्लोरो, और बाकी की वैलेंसी अपन फुल फिल कर ही लेंगे। यहाँ पे भी एक H, यहाँ पे भी एक H, कुछ इस तरीके का कंपाउंड होगा। अब इसको अपन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये दोनों किरेल कार्बन लिए, ये ला पहला और ये रहा दूसरा। ठीक है, इस वाले पे ऊपर की तरफ क्या जुड़ा हुआ है, देखो COH जुड़ा हुआ था, और इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक Cl, तो एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक Cl। अगले वाले कार्बन पे चलूं, एक हाइड्रोजन एक Cl, तो एक हाइड्रोजन एक Cl, और नीचे क्या लग गया, ये CH3 लग गया। ये मैंने अरेंज कर दिया। अब अगर मैं इसको अच्छे से देखता हूं तो इसमें जो किरेल कार्बन है उस पे आइडेंटिकल ग्रुप एक तरफ है, इसमें भी आइडेंटिकल ग्रुप एक तरफ है। तो ये जो फॉर्म मैंने बनाई, ये कौन सी फॉर्म बनाई है इस कंपाउंड की, इरिथ्रो। इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो इस पे ओवरलैप नहीं होगी, और पर उसमें भी आइडेंटिकल ग्रुप तो एक ही तरफ होंगे, तो वो भी इसकी क्या कहलाएगी, इरिथ्रो फॉर्म ही कहलाएगी। तो ये दोनों कौन सी है, इरिथ्रो फॉर्म है। क्यों है, क्योंकि इनमें आइडेंटिकल ग्रुप एक तरफ थे। इसी चीज को मैं एक और तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। क्या करूं कि जो बीच वाले 2 कार्बन थे उसमें दोनों तरफ Cl एक तरफ ना रख के, एक में Cl इधर और एक में Cl इधर, एक में हाइड्रोजन इधर, एक में हाइड्रोजन इधर, और फिर इसकी भी एक मिरर इमेज बना लेता हूं। ये दोनों जो है वो थ्रियो कहलाएंगे, ये दोनों क्या कहलाएंगे, इरिथ्रो। टोटल देखो कितने इसके कितने मैंने आइसोमर बना दिए, 1 2 3 4, जिसमें से 2 इरिथ्रो हैं और 2 क्या है, थ्रियो है। एक चीज और, जो फर्स्ट और सेकंड जो है वो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, और जो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है उसे अपन क्या कहते हैं, इनैंशियोमर। थर्ड और फोर्थ भी एक दूसरे की मिरर इमेज है तो वो भी क्या है, इनैंशियोमर है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट वाले को चाहे तो थर्ड वाले के साथ कंपेयर करूं या फोर्थ वाले के, वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होगी। तो मिरर इमेज नहीं है तो फर्स्ट जो है या तो थर्ड के साथ, या फर्स्ट जो है वो फोर्थ के साथ,
या फिर सेकंड जो है वो थर्ड के साथ या सेकंड जो है वो फोर्थ के साथ क्या कहलाएगी, डाइस्टीरियोमर। तो अगर एग्जाम में आपको पूछे कि इनैंशियोमर और डाइस्टीरियोमर समझाओ तो पहले क्या लिखेंगे, वो स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उन्हें इनैंशियोमर कहते हैं, और वो स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, डाइस्टीरियोमर। और इस एग्जाम्पल में ये चारों बना देना और फिर लिख देना कि 1 और 2 तो क्या है, इनैंशियोमर, 3 और 4 भी क्या है, इनैंशियोमर, 1 इन दोनों के साथ डाइस्टीरियोमर, 2 इन दोनों के साथ डाइस्टीरियोमर। कोई तकलीफ नहीं। हाँ, एक और चीज कि अगर कंपाउंड में 2 किरेल सेंटर है और दोनों सेम नहीं है तो वो कैसे होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं कि अगर एक कंपाउंड में 2 किरेल कार्बन है लेकिन दोनों आइडेंटिकल है। जैसे आइडेंटिकल कैसे, जैसे ये किरेल कार्बन है, इस पे एक तरफ OH जुड़ा हुआ है, एक तरफ H जुड़ा हुआ है, एक तरफ COH और एक तरफ ये वाला कंपाउंड। इसमें दूसरे वाले किरेल कार्बन पे भी देखो तो एक तरफ OH, एक तरफ H, एक तरफ COH और दूसरी तरफ ये वाला ग्रुप, दोनों में ही सेम ही तो था। तो ये दोनों कैसे होंगे, आइडेंटिकल किरेल कार्बन हो गए। और ऐसे आइडेंटिकल किरेल कार्बन वाले कंपाउंड को कहते हैं मीजो कंपाउंड। और ये ऑप्टिकली कैसे होंगे, इनएक्टिव, क्योंकि इसमें जो होगी ये क्या पास होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये कैसा एलिमेंट है, सॉरी कंपाउंड है, एक सिमेट्रिक कंपाउंड। और सिमेट्रिक कंपाउंड कैसे होते हैं, ऑप्टिकली कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें भी अपन 4 वो फॉर्म बना सकते हैं। ये वाली जो है इसका ये क्या हो जाएगी, मिरर इमेज, ये 2 फॉर्म हो गई क्योंकि इसमें आइडेंटिकल ग्रुप एक तरफ है तो इसलिए ये इरिथ्रो, और ये अपन ने 3 फॉर्म बना के उसकी मिरर इमेज बना दी। तो 4 फॉर्म तो अपन इसमें भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो होगी ये कैसे होंगे, ऑप्टिकली कैसे होंगे, इनएक्टिव होंगे, क्योंकि इसमें कौन सा प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, एक और चीज, अगर आपको एग्जाम में पूछे मीजो कंपाउंड क्या होते हैं तो क्या लिखेंगे, कंपाउंड कंटेनिंग 2 आइडेंटिकल किरेल सेंटर आर नॉन एज मीजो कंपाउंड, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। और क्यों होते हैं, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। और इसमें अगर मान लेता हूं कि ये वाला जो किरेल कार्बन है ये प्लेन पोलराइज लाइट को इस तरफ रोटेट करवाएगा, तो ये वाला जो है वो दूसरी तरफ करवा देगा, सॉरी इस तरफ, दूसरी तरफ करा देगा। तो एक हाफ का जो रोटेशन होगा वो दूसरे हाफ से क्या हो जाएगा, काउंटर हो जाएगा। और ये ओवरऑल कैसा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। और ये जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है जिसमें एक ही कंपाउंड जो है उसका एक हाफ दूसरे हाफ को अपोज कर रहा है, इसको कहते हैं इंटरनल कंपनसेशन। तो मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि एक ऐसा कंपाउंड लिखो जिसमें 2 किरेल कार्बन है और स्टिल वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो क्या लिख सकते हैं, मीजो। कारण पूछे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसको क्या कहते हैं, इंटरनल कंपनसेशन भी कहते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो अपना जो टॉपिक था कि 2 किरेल कार्बन होने पर क्या वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा, ये अपन समझ चुके हैं। अगर वो दोनों किरेल कार्बन आइडेंटिकल नहीं है जैसा कि पहले वाले केस में था तो वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। और अगर इस केस जैसा है कि दोनों किरेल कार्बन आइडेंटिकल है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी तो वो ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं फिशर प्रोजेक्शन। तो देखो फिशर प्रोजेक्शन जो है एक तरह का मेथड है जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2D पेपर या बोर्ड पे बनाने में हेल्प करता है। मतलब देखो अपन ये स्टीरियो आइसोमेरिज में कर रहे हैं तो इसमें अपन को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, लेकिन पेपर जो होता है जिस पे अपन लिखते हैं वो तो एक 2D पेपर है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2D में कैसे बनाएंगे वो अपन फिशर प्रोजेक्शन से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे सपोज करो कि ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, ठीक है, और इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को मेरे को 2D पेपर पे बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, ये एक और ये 2 एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, और ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेगी वो किसको शो करेगा, किरेल कार्बन को। जैसे इस वाले में ये कार्बन किरेल है क्योंकि ये चारों ही वैलेंसी अलग अलग है, तो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इस कार्बन को डिनोट कर रही। फिर वर्टिकल लाइन जो होती है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को डिनोट करती है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी, देखो ये तो इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं, अगर मैं इस चेन को देखूँ तो इसमें भी 2 आ रहे हैं, इसमें देखूँ तो ये 3। तो ये जो वर्टिकल लाइन जो है वो इसको ही शो करनी चाहिए। तो ये किरेल कार्बन, अब एक तरफ COH और एक तरफ क्या लगा देंगे, CH3। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है जो बाकी के पीछे बचेंगे उनके लिए लगा देंगे, कोई तकलीफ नहीं। एक और चीज, वर्टिकल लाइन जो है वो ये शो करती है कि ये जो प्लेन के नीचे
और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्या है, प्लेन के अबाव है, ये शो करती है। अब देखो अपन को इसको बनाना कैसे, जैसे एग्जाम में आ जाए तो आप ऐसा समझो कि आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और इसको देख रहे हो। तो ये कार्बन था, ये अपन ने दो लाइनें बना दी, ये वाले कार्बन, ठीक है, और ये वाली दो चीज़ें हैं जो आपके एक इस तरफ और एक इस तरफ आ रही है, इसको अपन ने ऐसे बना दिया, ठीक है, और ये वाले दोनों थे, ये इसको ऊपर और नीचे बना दी, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। इस तरीके से अपन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को किस में, पेपर में 2 में बना सकते हैं। अभी और भी एग्जाम्पल देखेंगे, देखो सिंपल तरीके से समझाऊंगा। और अब ये फिशर प्रोजेक्शन बनाने के बाद उसकी मिरर इमेज भी आसानी से बनाई जा सकती है। एक और चीज़, फिशर प्रोजेक्शन में 90 डिग्री से और 270 डिग्री से रोटेशन अलाउ नहीं है। 90 से होगा तो ये जो वर्टिकल लाइन पे ग्रुप था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और ये वाला ग्रुप कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो मतलब वर्टिकल लाइन वाला तो हॉरिजॉन्टल पे और हॉरिजॉन्टल वाला कहाँ आ जाएगा, वर्टिकल पे। और ये का ये 270 डिग्री रोटेशन पे भी होगा, इसलिए ये अलाउड नहीं होता। लेकिन अगर 180 और 360 से रोटेशन कराऊँ तो कोई तकलीफ नहीं। देखो अगर 180 से कराऊँ तो ये वाला इधर और फिर इधर, बोले तो CH3 वर्टिकल का वर्टिकल पे ही रहा। OH जो है पहले इधर और फिर इधर, तभी 180 होगा, तो OH अभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही रहा। तो 180 और 360 रोटेशन अलाउड है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल सब्स्टिट्यूएंट है वो हॉरिजॉन्टल पे ही रहता है और वर्टिकल वाला वर्टिकल पे ही। और 90 और 270 अलाउड नहीं है, क्योंकि इससे हॉरिजॉन्टल वाला वर्टिकल पे चला जाता है और वर्टिकल वाला हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो फिशर प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करने, अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल से तरीके से बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम में आपको कह दे कि ब्यूटेनॉल, इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाओ, तो सबसे पहले ब्यूटेनॉल है तो 4 कार्बन करे, ठीक है, और OH लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने 2 ब्यूटेनॉल लेना है, तभी वो क्या होगा, एक किरेल मॉलिक्यूल होगा। इसमें अपन को किरेल कार्बन ढूंढना है। देखो इस कार्बन की तो 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से है, तो ये तो होने से रहा। इसकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से है, तो ये भी होने से रहा। इसकी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से है, तो ये भी होने से रहा। ये वाला हो सकता है, एक हाइड्रोजन से, एक OH से, एक तरफ CH3 और एक तरफ ये, तो ये क्या होगा, किरेल। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, और ये अपना क्या है, किरेल कार्बन। और इस किरेल कार्बन पे देखो क्या जुड़ा हुआ है, H और OH, तो ये अपन ने जोड़ दिया H और OH, एकदम सिंपल। फिर ये दो जो ग्रुप जुड़े हुए थे ये भी अपन ने जोड़ दिए यहाँ पर, और ये CH3 यहाँ पर, एकदम सिंपल तरीके से बन गया फिशर प्रोजेक्शन। एलेनिन का बनाना है तो वो भी इसी तरीके से। इसमें देखते हैं अपन किरेल कार्बन कहाँ पर है, तो ये वाला कार्बन किरेल है, जिसपे ऊपर CH3, नीचे COH, एक पे NH2 और एक H जुड़ा हुआ है। तो पहले इस कार्बन को, ये रहा एक कार्बन, इस पे H और NH2 जुड़े हुए थे, ये एक तरफ H और एक तरफ NH2, ठीक है। एक CH3 और COH थे, ये CH3 और COH। और लैक्टिक एसिड का तो अभी अपन ने जो किया था वो भी लैक्टिक एसिड का ही है। तो इस तरीके से अपन फिशर प्रोजेक्शन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। क्या है टॉपिक अपना, एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वो कॉन्फ़िगरेशन जिसे अपन किसी से कंपेयर किए बिना डिसाइड करने, वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जो उसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगा। और अगर मैं किसी चीज का कॉन्फ़िगरेशन किसी और से कंपेयर करके किसी और के रिलेशन से बता रहा हूं तो वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। जैसे सपोज करो कि एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का मैं कॉन्फ़िगरेशन एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से चेक करके बता रहा हूं, तो जो भी उसका आंसर आएगा कि वो डेक्स्ट्रो है, लेवो है, जो भी आ रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। अब अगर मैं किसी मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसी और मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन से मैच करूं कि हाँ भाई ये इसके जैसा है इसलिए ये फॉर्म, और या इसके जैसा है तो ये फॉर्म, ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक्चुअल स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ए एटम और ग्रुप ऑफ अ किरेल मॉलिक्यूल विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द मिरर इमेज। मतलब उसकी दो होंगे ना, मिरर इमेज होगी, तो उन दोनों इमेज में वो दो आइसोमर हो गए, उन दोनों के अरेंजमेंट को शो कर पाए अपन किसी से बिना कंपेयर किए, तो वो अपना क्या होगा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगा। और इसे शो करने के लिए RS मेथड का यूज करते हैं। वैसे इसके अलावा भी यूज हो सकता है, आप एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ना हो तो अपन क्या करेंगे, एक्सरे क्रिस्टेलोस्कोपी, ये क्रिस्टेलोग्राफी, इससे चेक कर सकते हैं।
और अगर ये ना हो, अपन को सिर्फ मॉलिक्यूल देख के डिसाइड करना हो, तो एक आरएस सिस्टम दिया गया जिसमें अपन एक जो मॉलिक्यूल होता है उसे बिना किसी से कंपेयर किए उसकी अपन को लेबलिंग कर सकते हैं कि भाई ये वाली फॉर्म ये है और ये दूसरी फॉर्म है, ठीक है। और ये जो आरएस मेथड है आपकी बुक में नहीं दे रखा, ठीक है, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से समझा देता हूं। आर का मतलब होता है रेक्टस और एस का मतलब सिनिस्टर। अपन को पता है एक चीज दाईं तरफ रोटेट कराएगी, एक चीज बाईं तरफ रोटेट कराएगी, तो अब अपन कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे कि ये एक कंपाउंड है और इसमें 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इन्हें क्या किया जाता है, एक सर्टेन सेट ऑफ रूल से प्रायोरिटी दी जाती है। अब वो रूल्स में बहुत सारे वेरिएशन है, मैं आपको क्योंकि अपनी बुक में नहीं इसलिए शॉर्ट में समझा रहा हूं। पहले रूल से ही अपन एग्जांपल कर लेते हैं कि सबसे पहले अपन डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रायोरिटी देते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में से आयोडीन की होती है तो आयोडीन को नंबर 1 प्रायोरिटी, ब्रोमीन का उससे कम होता है तो उसको सेकंड प्रायोरिटी, और क्लोरीन का क्या होता है 3, तो सॉरी 17, इन दोनों के कंपेयर में उसका कम होता है, उससे थर्ड प्रायोरिटी। हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर सबसे कम होगी तो उसकी लिस्ट प्रायोरिटी होगी। अब लिस्ट प्रायोरिटी वाले को छोड़ देना है और 1 2 3 से अपन को देखना है, मतलब अपनी आंख को अपन को 1 से फिर 2 की तरफ फिर 3 की तरफ ले जाना है, या अपनी फिंगर को लेके जाना है। तो 1 2 3 ऐसे ले जा रहे हैं क्लॉकवाइज, या 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहे हैं। जैसे इस केस में 4 को इग्नोर करना है, ठीक है। तो देखो ये 1 था, ये 2 था, ये 3, तो 1 2 3। तो कैसे घुमा रहे हैं? ऐसे घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को कहते हैं रेक्टस, तो इसे क्या कहेंगे? आर कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो मिरर इमेज है बोले तो ये आई जो है इस तरफ आ गया, बी आर इस तरफ आ गया। इसमें आप देखें 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, तो 1 2 3 कैसे घुमा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब ये आर और एस कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए मैंने इसे किसी से कंपेयर नहीं किया, इसलिए ये क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, ठीक है। तो एक तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देने का तरीका है ये, और दूसरा है कि किसी चीज को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से देख लो कि भाई उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है और फिर उसे दे दो, वो भी क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। सेकंड तरीका है जिसे क्या कहते हैं? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड आर नोन एज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। बोले तो इसमें किसी एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से कंपेयर करके, उसके आइसोमर से कंपेयर करके अपन किसी और चीज के क्या कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं। तो देखो यहां पर 2 साइंटिस्ट के नाम आते हैं, रोजेनहॉफ और फिशर। उन्होंने ग्लिसरैल्डिहाइड की जो 2 फॉर्म थी उसे अपने ही हिसाब से एक को डी फॉर्म दे दिया और एक को क्या दे दिया? एल फॉर्म दे दिया, ठीक है। क्या बोला कि ये जो है वो डी ग्लिसरैल्डिहाइड है और ये एल ग्लिसरैल्डिहाइड है। किसको डी बोला उन्होंने? जिसमें OH जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे OH इस साइड में था, राइट हैंड साइड में था, उसे डी बोला, और जिसमें लेफ्ट हैंड साइड था उसे क्या बोला? एल बोला। उन्होंने बोला कि जब अपन OH या ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे ज्यादा प्रायोरिटी वाली चीज को अपन अगर दाईं तरफ देख रहे हैं, बोले तो OH इस तरफ है तो डी कहेंगे, और दूसरी तरफ है तो एल कहेंगे। बाद में पता चला, इन्होंने तो ऐसे ही दिए थे डीएल, बाद में पता चला जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक आई तो बाद में पता चला कि ये सच में स्मॉल डी वाला था और ये सच में क्या था? स्मॉल एल था। लेकिन उन्होंने ये सोच के नहीं दिया, और इस सिस्टम में, डीएल सिस्टम में, जिसके भी अपन नाम दे रहे हैं डी फॉर्म या एल फॉर्म, उसे आप मैच ना करें। जरूरी नहीं है कि जो कैपिटल डी फॉर्म है वो स्मॉल डी भी हो, क्योंकि ये तो सिर्फ कंपैरिजन के बेसिस पे दिए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ग्लिसरैल्डिहाइड के केस में जो दिए गए थे वो सोच के तो नहीं दिए गए थे, लेकिन कोइंसिडेंटली वो सेम ही निकले, ठीक है। कैपिटल डी ग्लिसरैल्डिहाइड एक्चुअल में स्मॉल डी ग्लिसरैल्डिहाइड होता है, मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और ये लेवो रोटेटरी होता है। अब क्या करेंगे अपन को? ये तो अपन को याद रखना है कि भाई डी ग्लिसरैल्डिहाइड में जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होती है उसमें ज्यादा प्रायोरिटी वाला, जैसे OH है तो OH, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, NH2 है तो NH2, अगर दाईं तरफ है तो डी फॉर्म, बाईं तरफ है तो एल। अब जैसे ये एक मॉलिक्यूल है लैक्टिक एसिड का, इसमें डिसाइड करना है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देने के 2 तरीके, या तो इसमें RS सिस्टम दूं तो वो कौन सा हो जाएगा अपना? कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगा। जैसे अगर मेरे को इसमें देना हो तो इनमें सब में से प्रायोरिटी देनी हो तो ये 1 प्रायोरिटी पे होगा, क्योंकि कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसकी पहली प्रायोरिटी होगी। इन दोनों में कार्बन जुड़ा हुआ था। फिर इन दोनों में अगर देखो तो इन दोनों में ही कार्बन है, लेकिन इसमें कार्बन का अगला क्या है? ऑक्सीजन है। तो फिर सेकंड एटम के हिसाब से देखूंगा और इसमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन है, तो इसको पहली प्रायोरिटी, इसको दूसरी प्रायोरिटी और इसको तीसरी प्रायोरिटी, ठीक है। और फिर उन प्रायोरिटी को यूज करके अपन क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन देंगे। हालांकि
जब आरएस सिस्टम आपको सिखाया जाएगा, अभी तो अपनी बुक में है नहीं, तो उसमें बताते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे लीस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो नहीं होना चाहिए, फिर उसमें एक्सचेंज करते हैं और भी बहुत सारे रूल है, अभी अपन को उसमें नहीं पढ़ना। तो अगर अपन उसके हिसाब से इसको दे तो वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। या फिर अपन इन दोनों लैक्टिक एसिड को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से देख ले कि भाई ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लेवो रोटेटरी, तो अभी वो कौन सा होगा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ये बोर्ड पे लिखे हुए अब मुझे देने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसे ग्लिसरीडिएट से कंपेयर करूंगा। ग्लिसरीडिएट में क्या था, ये जो बीच में हॉरिजॉन्टल वाला जो था, इसमें OH इस तरफ आता है तो डी फॉर्म, और इस तरफ आता है एल फॉर्म। इन दोनों में देखो OH इसमें आ रहा है इस तरफ, तो ये कौन सा हो जाएगा, डी लैक्टिक एसिड, और इसमें OH इस तरफ आ रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, एल लैक्टिक एसिड। तो ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन दिया है अभी, इससे कंपेयर करके इसके रिलेशन में दिया है, ये कौन सा होगा, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो जो डीएल फॉर्म है वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, और आरएस या फिर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से जो डिसाइड की जाती है वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेसिमिक मिक्सचर। तो देखो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर तो आप समझ चुके हैं कि इन दो चीजों को अपन मिक्स करेंगे। तो अगर अपन इक्वल अमाउंट में किसी एक ही कंपाउंड की डी फॉर्म और एल फॉर्म को मिक्स करें तो जो मिक्सचर बनेगा उसे क्या कहेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। जैसे मान लो मैंने लैक्टिक एसिड लिया, तो 50% डी लैक्टिक एसिड लूं और 50% एल लैक्टिक एसिड लूं और उन दोनों को मिक्स कर दूं, तो जो मिक्सचर बनेगा उसे अपन क्या कहेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। तो मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ इनएंशियोमर बोले तो 50% डी और 50% एल जो बनेगा उसे अपन क्या कहेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। और क्योंकि इसमें डी और एल दोनों है तो उसके आगे लिख देंगे डी एल, या फिर प्लस माइनस लगा सकते हैं। जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूं डीएल लैक्टिक एसिड या प्लस माइनस लैक्टिक एसिड। तो अगर प्लस माइनस लैक्टिक एसिड या डीएल लैक्टिक एसिड लिखता हूं, इसका मतलब वो क्या है, रेसिमिक मिक्सचर है किसका, लैक्टिक एसिड का, जिसमें 50% डी लैक्टिक एसिड होगा, 50% एल लैक्टिक एसिड होगा। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर जो होता है ये जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, उसका कारण देखो उसमें जो 50% डी वाला फॉर्म है वो जब पीपीएल को आप पास कराओगे तो वो जो 50% डी वाला है वो पीपीएल को कहां, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने की वजह से क्लॉकवाइज घुमाएगा। लेकिन जो 50% एल है वो उसका काउंटर करेगा और वो उसे कहां घुमाएगा, राइट साइड में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज साइड में घुमाएगा, और ओवरऑल वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो रेसिमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और कैन नॉट रोटेट प्लेन ऑफ पीपीएल। अमाउंट ऑफ पीपीएल रोटेशन बाय वन इनएंशियोमर जो दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल का जो ऑप्टिकल ओरिएंटेशन है वो खुद की वजह से कैंसिल नहीं हो रहा, वो दूसरे की वजह से कैंसिल हो रहा, इसीलिए इसको कहेंगे एक्सटर्नल कंपेंसेशन। जब अपन ने मीजो कंपाउंड देखा था तो उसमें क्या था, एक ही कंपाउंड में 2 किरेल कार्बन थे और एक किरेल कार्बन का जो रोटेशन था वो दूसरे किरेल कार्बन के रोटेशन से, मतलब एक हाफ का जो रोटेशन था वो दूसरे हाफ के रोटेशन से क्या हो रहा था, काउंटर हो रहा था, और वो भी क्या हो रहा था, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो रहा था। बोले तो उसमें जो चीज की प्रॉब्लम है वो उसके खुद के स्ट्रक्चर में, एक ही मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में, तो उसे अपन ने बोला था इंटरनल कंपेंसेशन। जबकि यहां पर क्या हो रहा है कि एक किरेल कार्बन, क्योंकि जब जो डी वाला फॉर्म होगा उसमें भी किरेल कार्बन होगा, उसका रोटेशन उसी मॉलिक्यूल की वजह से नहीं, दूसरे मॉलिक्यूल के किरेल कार्बन के रोटेशन की वजह से काउंटर हो रहा है, इसलिए इसे एक्सटर्नल वो क्या कहेंगे, कंपेंसेशन। एक चीज और, अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछे कि 2 एग्जाम्पल बताओ जिसमें 2 किरेल कार्बन होते हुए भी वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो एक तो अपन मीजो कंपाउंड दे सकते हैं जिसमें एक ही कंपाउंड में क्या थे, 2 किरेल कार्बन थे, एक रेसिमिक मिक्सचर का भी दे सकते हैं। एक और चीज, मीजो कंपाउंड और रेसिमिक मिक्सचर में आपको पूछेंगे कि दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, फिर उनमें डिफरेंस क्या है, तो पहले तो क्या लिखेंगे कि मीजो कंपाउंड में जो ऑप्टिकल इनएक्टिव का कारण है वो इंटरनल कंपेंसेशन है और इसमें कैसा है, एक्सटर्नल कंपेंसेशन। आगे बढ़ते हैं, ये जो दोनों रेसिमिक मिक्सचर होंगे, इन रेसिमिक मिक्सचर में से इन डी और एल फॉर्म को सेपरेट करना क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर को सेपरेट करना। अब प्रॉब्लम क्या है, कर लो सेपरेट, तो देखो जितनी भी सेपरेशन की टेक्निक होती है वो किसी ना किसी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड होती है, और मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि ऑप्टिकल आइसोमर में सब चीजें सेम होती है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, इवन केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी सेम होती है। सिर्फ एक ही चीज अलग होती है, क्या, कि
कि प्लेन पोलराइज लाइट के टुवर्ड्स में बिहेवियर अलग है और उससे तो सेपरेट तो नहीं कर सकते अपन, तो फिर सेपरेशन कैसे करें? तो इसके सेपरेशन की कुछ अलग मेथड होंगे और वो अपन को यहाँ स्टडी करने हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे रिजोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिक्सर से आप क्या समझते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो रेसेमिक मिक्सर है उसमें से डी और एल फॉर्म को सेपरेट करना। अब मेथड देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है मैकेनिकल मेथड। तो लुईस पास्चर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो रेसेमिक मिक्सचर है उसका क्रिस्टलाइजेशन करो, क्रिस्टल बना लो। तो डी और एल फॉर्म के जो क्रिस्टल होते हैं वो अलग अलग शेप के होंगे। तो अलग अलग शेप के बनेंगे, फिर माइक्रोस्कोप से देखकर और ट्वीजर्स जो होते हैं अपने जो चिमटी वगैरह होती है उनसे पकड़ पकड़ के अपन मैनुअली क्या कर लेंगे, उनको अलग कर देंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग शेप के दिखेंगे। तो ये पहला मेथड था जिसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल मेथड। अब प्रॉब्लम क्या है, हर जो कंपाउंड जो होगा रेसिमिक मिक्सचर, क्या उसका क्रिस्टलाइजेशन होगा? ये जरूरी नहीं। और दूसरा, ऐसे एक एक उठाकर अलग करना बहुत ही क्या है, कम्बरसम या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सेकंड है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में क्या करते हैं, ये इस फैक्ट पे डिपेंड करता है कि सर्टेन माइक्रोब्स जो होते हैं उनको अगर रेसिमिक मिक्सचर में अलाउ किया जाए ग्रो करना, और वो भी मिक्सर कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेट में शायद वो अच्छे से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, ग्रो नहीं कर पाए। तो डाइल्यूट जो रेसिमिक मिक्सचर होगा उसमें अगर किसी माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया, फंगस जो भी है, उनको अगर ग्रो करने दिया जाए तो वो उन दोनों में से किसी एक को कंज्यूम करेंगे और एक पीछे बच जाएगा। तो एक को तो वो खत्म कर देंगे और दूसरा पीछे बच जाएगा। हालांकि इसका नुकसान है कि एक जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपको सेपरेट करना था डी और एल को, और आपने दोनों में से एक को तो पूरा ही गायब कर दिया, सिर्फ एक ही ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो और भी मेथड है, इसके भी बायोलॉजिकल मेथड के भी कुछ और पॉइंट है, अभी अपन डिस्कस करते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर बाकी के भी मेथड करते हैं। देखो, बायोलॉजिकल सेपरेशन मेथड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये पेनिसिलियम ग्लूकम जो है, ये जो है इस माइक्रोब्स को अगर अपन ग्रो करवाएं, किसके ऊपर, रेसिमिक मिक्सर, जो अमोनियम टार्ट्रेट का रेसिमिक मिक्सर होगा उस पर अगर ग्रो करवाएं, तो ये डी वाले को क्या कर जाता है, कंज्यूम। तो पीछे क्या बच गया, एल, तो सेपरेट हो गया। लेकिन हाँ, ये एक तरीके से सेपरेशन तो है नहीं, क्योंकि डी तो खत्म ही हो गया पूरा, लेकिन फिर भी स्टिल इसने एल को अलग तो कर दिया। अब ड्रॉबैक देखते हैं कि ड्रॉबैक क्या है। तो पहली ड्रॉबैक तो ये है कि हर रेसिमिक मिक्सर के लिए कौन सा बैक्टीरिया ऐसा होगा जो, या कौन सा माइक्रोब्स ऐसा होगा जो दोनों में से किसी एक को कंज्यूम करेगा, ये डिसाइड करना मुश्किल है। वैसा बैक्टीरिया या माइक्रोब्स ढूंढना भी मुश्किल है। दूसरा, ये माइक्रोब्स जो होते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही ग्रो करवाते हैं, और डाइल्यूट करने पर जो यील्ड होगी, मतलब जो अपन को वापस मिलेगा, वो पुअर हो जाएगी। तीसरा, एक इनेंशियोमर तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रहा है, सिर्फ एक ही मिल रहा है, तो ये अपन को कॉस्टली पड़ रहा है भाई, एक चीज़ तो ख़त्म ही हो रही है, तो इसलिए अच्छा मेथड नहीं। तीसरा है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। देखो, एकदम सिंपल सा मेथड है। इसमें क्या करना है, डीएल मिक्सर लेना है, और एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक कॉलम होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, एक सर्टेन एडजॉर्बेंट भरते हैं। यहाँ पे एडजॉर्बेंट ऑप्टिकली एक्टिव भरेंगे। तो ये डीएल मिक्सर को जैसे ही ऊपर से पास करूंगा, दोनों में से किसी एक को ये अपनी सरफेस पे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, और दूसरा वाला नीचे से निकल जाएगा। उसको अलग कर देंगे कंटेनर में, फिर दूसरा वाला भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वन बाय वन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज अलाउड टू पास थ्रू अ कॉलम ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। वन ऑफ द इनर्शियमर जो होगा वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा, और अगला जो नीचे गिर जाएगा, फिर दूसरे वाले को भी निकाल लेंगे। इस तरीके से अपन दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है केमिकल मेथड। तो जो सबसे ज्यादा यूज मेथड होता है वो यही केमिकल मेथड है, और ये इस चीज पे डिपेंड करता है, ध्यान से सुनना, कि अपन जानते हैं कि इनंशियोमर जो होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, तो उन्हें तो सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन डाइस्टीरियोमर्स जो होते हैं, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, उनको अपन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, सेपरेट करते हैं। तो इस वाले मेथड में क्या करते हैं कि जो इनंशियोमर का जो मिक्सचर है, बोले तो जो रेसिमिक मिक्सचर है, उसको अपन क्या करते हैं, डाइस्टीरियोमर मिक्सचर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो रेसिमिक मिक्सचर जो किसी एसिड का है, तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल बेस मिला देंगे। अगर रेसिमिक मिक्सचर किसी बेस का है तो उसमें पर्टिकुलर कोई ऑप्टिकल एसिड मिला देंगे, और उसे डाइस्टीरियोमेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। एक बार जब ये डाइस्टीरियोमेरिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा,
तब चीजें आसान हो जाएगी। अब इन पे फिजिकल जो मेथड होते हैं, फिजिकल केमिकल मेथड के बेसिस पे जो सेपरेशन के मेथड होते हैं, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्युबिलिटी, ये सब अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें सेपरेट कर देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जब अपन सेपरेट करेंगे तो वो किस फॉर्म में होंगे, डाई स्टीरियोमेरिक फॉर्म में होंगे। तो फिर उनका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो वापस इनेंशियोमर बन जाएंगे। कैसे, जैसे देखो ये एग्जांपल देखो, अच्छे समझते। जैसे ये एक रेसेमिक मिक्सर था और ये किसी एसिड का था, जिसमें उसकी प्लस फॉर्म भी है एसिड की और माइनस फॉर्म भी है। अब क्योंकि इसकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है दोनों कंपोनेंट की, इसलिए इसे सेपरेट नहीं कर सकते। अब इसमें अपन क्या करते हैं, माइनस बेस मिलाते हैं। बोले तो अपन ने लेवो रोटेटरी बेस मिलाया, ठीक है, दोनों में से कोई एक मिला दो, मिलाएंगे तो ये रेसेमिक मिक्सचर जो है वो एसिड था, बेस के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बनाएगा। अब देखो जो इसका प्लस वाला है, जो एसिड का, इसमें प्लस एसिड भी है और माइनस एसिड भी है। जो प्लस एसिड है वो माइनस बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, प्लस माइनस वाला सॉल्ट बनाएगा। और जो माइनस ए है वो माइनस बी से रिएक्ट करके माइनस बी वाला सॉल्ट बनाएगा। अब ये जो है ये पूरा मिक्सर कैसा है, लेवो रोटेटरी। और ये जो है ये एक कैसा मिक्सर होगा, मतलब रेसेमिक मिक्सर जैसा ही होगा, इसमें प्लस माइनस होगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या नहीं होंगे, मिरर इमेज नहीं होंगे। बोले तो ये सॉल्ट जो बने ये कैसे है, डाई स्टीरियोमर है। अब क्योंकि ये डाई स्टीरियोमर है तो इन पे क्या कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी लगा के इनको सेपरेट कर सकते हैं। और इनको सेपरेट करने के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब इनका वापस हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये बी माइनस जो है वापस निकल जाएगा, पीछे क्या बचेगा, ए प्लस और ए माइनस। बोले तो अपन ने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, रेसेमिक मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का पार्ट भी एंड होता है और साथ ही साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसके पीछे बुक में और भी है कंफर्मेशन आइसोमेरिज में, जो इस बार सिलेबस से कट हो चुकी है और एनसीईआरटी में आपके वैसे भी वो नहीं लगती, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन ने 2 ही पार्ट में ये पूरा चैप्टर कर लिया। बहुत ही छोटा और बहुत ही मतलब आराम से होने वाला चैप्टर है, तो आप इस पे अच्छे से मेहनत करके इसे जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा मस्त रहिए, खूब हार्डवर्क कीजिए और खूब खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।